भी हम सबके सामने आते हैं। हम देखेंगे कि प्रदेश ने जो प्रदेश का राजकोषीय प्रबंधन है वह बेहतरीन तरीके से आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाए, आज के दिन पे यह संभव हुआ है और प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यों को हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम यहां पर विभिन्न कार्यों से देखेंगे, विभिन्न उनके साथ देखेंगे, जो हमने रेवेन्यू प्रदेश के अंदर अलग अलग, उसमें प्रदेश के अंदर रेवेन्यू का जो राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में आज प्रदेश आया है, तो प्रदेश के अंदर अगर 16-17 में को राज्य कर का जो राजस्व था वो 86,000 करोड़ रुपए था। आज यही बढ़कर के 23-24 में राज्य कर का जो राजस्व लक्ष्य है हमारा, यह लगभग आज के दिन पर प्रदेश के अंदर यह बढ़कर के हम लोग इसे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में जो लगभग 11,000 करोड़ रुपए 16-17 में प्राप्त हुआ था, आज वही बढ़कर के 23-24 में हम उसे 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। वैट एंड टैक्स के आधार पर जो सेल टैक्स था 49,000 करोड़ रुपए का कुल रेवेन्यू प्रदेश को प्राप्त होता था, आज वही 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच रहा है। और स्टेट एक्साइज में 16-17 में कुल 12,000 करोड़ रुपए प्रदेश के अंदर प्राप्त होता था, आज वही 58,000 करोड़ रुपए प्रदेश उसी एक्साइज टैक्स से ले रहा है। परिवहन में भी 16-17 में कुल 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था, 23-24 में वह अब बढ़कर के 12,600 करोड़ रुपए की राशि को भी प्रदेश उससे आगे बढ़ चुका है। महोदय, ये जो भी बातें प्रदेश के अंदर की गई हैं, हम बैंकिंग सेक्टर में भी देखेंगे। आज प्रदेश के बारे में नेता प्रतिपक्ष जो आंकड़े यहां प्रस्तुत कर रहे थे, वे वास्तविक आंकड़े नहीं थे। उन्होंने जो भी तथ्य यहां पे रखे थे, मुझे लगता है कि अच्छा होमवर्क नहीं हो पाया होगा उनका। वैसे भी उनके पास फुर्सत कहां है कि होमवर्क कर सकें और उनके बारे में देख सकें, लेकिन एक प्रयास उन्होंने किया। तथ्य और आंकड़े दोनों सही नहीं थे। महोदय, अगर बैंकिंग सेक्टर में जो कार्य यहां पे हुए हैं 22-23 में अगर हम देखेंगे तो प्रदेश में बैंकों के माध्यम से जो ऋण वितरित हुआ है 2,42,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हुआ है। और 23-24 में, तो 22-23 में ही अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर जो पहले की तुलना में जो बैंकों की शाखाएं खोलने की बात रही हो, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलोमीटर के दायरे में या तो बैंक की शाखा है या हर गांव में हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से बैंक की सेवाएं हर ग्राम पंचायत तक उपलब्ध करवाने का काम किया है। और इसका परिणाम है आज प्रदेश के अंदर कि प्रदेश के अंदर जब इस संबंध में उत्तर प्रदेश की बात आती है तो बैंक और वित्तीय संस्थाओं में फंड आकर्षित करने में देश के अंदर 16.2% निवेश में हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर रहता है। यह डाटा मेरे नहीं है, किसी मैगजीन के नहीं है। जब मैं मैगजीन की बात पे आऊंगा तो अंत में आऊंगा, लेकिन आरबीआई ने जो अपने बुलेटिन जारी किया है अगस्त 23 का, उसमें उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा है, बॉटम में नहीं। आयकर रिटर्न की बात करते हैं महोदय, जून 14 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में भरे जाते थे। आज के दिन पर जून 23 में यह बढ़कर के 11,92,000 हुआ है। यह डाटा भी हमारे नहीं है, यह आईटीआर फाइल से जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार है। महोदय, प्रदेश के अंदर मैंने जीएसटी संग्रह के बारे में बताया कि आज हम 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह भी प्रदेश के अंदर कर रहे हैं।
और साथ साथ मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 1069 व्यापारियों को आज इस योजना से लाभान्वित भी किया जा चुका है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाले राज्य के रूप में भी आज के दिन पर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, इसके अलावा प्रदेश ने और भी क्षेत्रों में अपनी प्रगति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वह शीरा उत्पादन में, यह देश का नंबर 1 राज्य है। प्रदेश एथेनॉल ब्लेंडिंग में यह देश के अंदर आज के दिन पर नंबर 1 राज्य है और प्रदेश के अंदर अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे, खासतौर पर पारिवारिक मुद्दे भी आते थे, बेटे बेटी, पिता मां, पति पत्नी, बहू, सगा भाई, यानी अगर सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद, पुत्र पुत्री, यानी सबको आवासीय अथवा कृषि संपत्ति ट्रांसफर करने में जो पहले एक लंबी प्रक्रिया होती थी, पूरा शुल्क देना होता था, आज मात्र 5,000 रुपये नियत करते हुए हम लोगों ने सुविधा प्रदेश में उपलब्ध कराई है। लाखों परिवार इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश में ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो बातें यहां पे कही गई हैं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि वे हर मुद्दे को ये बताने का प्रयास करते हैं कि तो समाजवादियों ने किया है। वैसे समाजवादियों के कारनामे तो लोग अब तक भूले नहीं हैं प्रदेश में, और मुझे लगता है कि हाँ, जब जाहिर है तो हर व्यक्ति जानता है। और कैसे कैसे ये लोग खेल खेलते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, किस किस प्रकार के कारनामे होते थे। अक्सर होता है हमारे नेता विरोधी दल चुनाव के पूर्व उनको कोई इंटरव्यू देना होता तो एक सेंटर में आते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के अंदर सत्ता प्रायोजित डकैती के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, और किस रूप में हो सकते हैं, उनमें से एक सेंटर है जेपीएन आईसी। महोदय, इसका जो मूल जो डीपीआर है वह केवल 265 करोड़ रुपए का यह आंका गया था, और 265 करोड़ रुपए के डीपीआर के बाद इस पे 821 करोड़ खर्च हो गया, तब भी पूरा नहीं हो पाया। एक उदाहरण है, यह 6 साल से सरकार आई है, लेकिन 6 साल से पहले आप क्या कर रहे थे? 5 साल उससे पहले क्या कर रहे थे? गोमती रिवर फ्रंट, महोदय, गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट की स्थिति जो पीपीआर बना था 167 करोड़ का, बाद में फिर डीपीआर 346 करोड़ या समथिंग कुछ और इन्होंने आगे पीछे किया। फिर 2015 में इसको बढ़ा करके लोग लेके गए 656 करोड़ का। फिर जून 16 में इसी योजना को, इसी डीपीआर की जो रिवाइज एस्टिमेट जो इन्होंने प्रस्तुत किया, कैबिनेट से पास किया, वो 1513 करोड़ का, और महोदय 1437 करोड़ खर्च करने के बाद भी कार्य अधूरा का अधूरा पड़ा रहा। इसमें हमें आश्चर्य होता है अनियमितता किस हद तक की। इसमें पीएससी का गठन किया गया, सीबीआई और ईडी के द्वारा भी इसमें जांच की जा रही है, और जब इसमें हम लोग विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे तो अनियमितताएं, जैसे डायफ्राम वाल कार्यों को बिना अनुमोदित ड्राइंग कराना, स्लश रिमूवल के में अनियमितता,
141 अनुबंधों में अनुबंधित धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना, विजन डॉक्यूमेंट के कार्य को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के विस्तार कर भुगतान किया जाना, डायफ्राम वाल के प्लेटफॉर्म के काम को पूर्ण होने के बाद भी अतिरिक्त 4 फर्जी अनुबंध गठित किया जाना, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन में निर्धारित रीच से अधिक रीच में कार्य कराई जाना भी, ये सभी चीजें इसमें थी। यानी ये किस हद तक कार्य करते थे, कारनामे प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और एक और कारनामा है, यद्यपि ये तो लंबी फेहरिस्त है और हर जिले में होगा। यहां पे यद्यपि सब जुडिस मामले को या फिर जुडिशरी से जुड़े हुए मामलों को उठाते नहीं, लेकिन एक ध्यान आकर्षण के लिए बहुत आवश्यक भी है। लखनऊ बेंच का जो भवन बना है, महोदय, निर्माण कार्य में पैसा तो प्रदेश की जनता का लगाना। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वह स्ट्रेंथ यहां पे 30 जजेस बैठेंगे, यहां पे जब भी बैठेंगे। वर्तमान में 20 बैठते हैं, लेकिन चेंबर कितने बनाए गए? 76 चेंबर बनाए गए। इसकी जो पीपीआर थी वह भी 346 करोड़ के आसपास की थी, और बाद में बढ़कर के इस पे पहले 771 करोड़ इसको किया गया, फिर 1561 करोड़ इस पर खर्च किए गए, और लाखों रुपया आज भी इस भवन के रख रखाव में खर्च होता है, केवल मेंटेनेंस पे खर्च होता है। अरे भाई साहब इधर से। यानी 76 चेंबर बने हैं, जजेस बैठ रहे हैं मात्र 20, बाकी 56 खाली, और उनके मेंटेनेंस के नाम पे प्रदेश का पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, ये कारनामे किसी और के नहीं, ये विदेश से डिग्री प्राप्त किए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही समय के कारनामे हैं। और इसीलिए ये प्रदेश के बारे में जो इतनी गलत धारणा बनी थी, जो यहां का नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था, इन्हीं कारणों से छुपाता था। महोदय, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे इसके बारे में भी, और कानून व्यवस्था की स्थिति किस रूप में थी, इससे कोई, यानी हर व्यक्ति इस बात को जानता है। खासतौर पर 2016 के सापेक्ष अगर 2022-23 में अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर महोदय एनसीआरबी के जो डाटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये मेरे स्वयं के नहीं है, उत्तर प्रदेश गृह विभाग के भी नहीं है। ये जो डाटा है यह एनसीआरबी के हैं, और उसमें खासतौर पर डकैती के मामलों में 80.31% की कमी आई है, लूट में 61.51% की कमी आई है, हत्या में 32.45% की कमी आई है, बलवा में 51.65% की कमी आई है, फिरौती में 43.18% की कमी आई है, और दुष्कर्म के मामलों में भी 21.75% की कमी आई है। महोदय, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मंजर था? अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों और भूमि में अवैध कब्जों को शासन का प्रश्रय प्राप्त था, और दूसरे तीसरे दिन तो दंगे होते थे, और अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था थी। और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। और महोदय, आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधियों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है, जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई, और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़
कि चल और चल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं, कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई। इसमें उनके खिलाफ बहुत अन्य तमाम कार्रवाई भी की गई। और बाकी तो हर व्यक्ति जानता ही है, उत्तर प्रदेश में तो बाकी अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। महोदय, 2017 के बाद महिला और बाल सुरक्षा संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष को नियुक्ति दी गई है। महिला और बाल संबंधी अपराध, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, यहां पे बताया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4579 अभियुक्तों में से 487 अभियुक्तों में को आजीवन कारावास, 1016 को 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास की सजा भी प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश सरकार की जो पहल है प्रोसिक्यूशन और प्रदेश में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाने का परिणाम है। पास्को अधिनियम के अंतर्गत भी 7276 अपराधियों को सजा या महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाई हुई है, ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है। प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन के गठन की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तो प्रदेश के अंदर 69 महिला पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र और उनको थाने का दर्जा देने की कार्रवाई को भी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया है। महोदय, आज के दिन पे जो हमारे पास जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने है वह है साइबर क्राइम की भी। और हर एक जनपद में प्रतिदिन इससे संबंधित दर्जनों मामले सामने आते हैं। 2017 के पहले इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी, न सरकार का कोई विजन ही था। 2017 के बाद सरकार ने आज इस कार्रवाई को पहले चरण में रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने साइबर थाने का गठन किया और आज हर जनपद स्तर पर एक साइबर थाने के गठन की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। बहुत शीघ्र उसके लिए धनराशि भी जारी की जा रही है, जिससे थाने का गठन करने के साथ साथ वहां पे हर एक जगह मैन पावर की आपूर्ति भी हो सके। इन कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। 1531 थानों में महिला संबंधी सुरक्षा के लिए साइबर हेल्प, यहां पे साइबर थानों से संबंधित साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। हेल्पलाइन भी जारी की जा चुकी है और प्रदेश के अंदर साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज हैं, इन 18 रेंज में भी बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब तथा 57 जनपदों में साइबर जो क्राइम थाने हैं, इनकी भी स्थापना की कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक गठन की प्रक्रिया को आगे किया है। और पहली बार उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा करके मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान सत्र में हम लोगों ने उसमें प्रवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है और बीएससी और एमएससी का डिप्लोमा के कुछ पाठ्यक्रम भी हम उसमें बीटेक, एमटेक और एलएलएम के इंटीग्रेटेड कोर्सेज को भी हम उसमें संचालित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर 2017 के पहले भर्ती की जो बात थी और सदन में नेता कांग्रेस ने भी अपने भाषण के दौरान चर्चा की थी कि आखिर हमने कितनी नौकरियां दी हैं। महोदय, अगर अकेले पुलिस की ही मैं बात करूं तो पुलिस के भर्ती में अब तक 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती 2017 में सरकार आने के बाद से हम लोगों ने की है और पारदर्शी तरीके से ये भर्ती की प्रक्रिया अब तक संपन्न हुई है। केवल पुलिस की मैंने अभी बात की है, लेकिन 17 के पहले क्या स्थिति थी?
भर्ती भी एक घोटाला हुआ करता था। वहां घोटाला हुआ करता था। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे तो चाचा भतीजा भाई ये सब संलिप्त हो जाते थे और किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को उसके हक को जबरदस्ती डकैती डालने का काम 2017 के पहले होता था और इसीलिए माननीय न्यायालय को इसे बार बार स्टे देना होता था। 2017 के पहले भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश में पूरी तरह बाधित थी। प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया 2017 के बाद हुई और 2017 के बाद पूरी तरह पारदर्शी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को हमने पूरा किया है। 5381 हम लोगों ने नए पदों की मंजूरी, जिसमें 86 राजपत्रित और 5295 और राजपत्रित श्रेणी के पद हैं। इस दौरान प्रदेश में 114 नए थाने, 163 नई चौकियां, 6 महिला थाना, 4 आर्थिक अपराध के थाने और बाकी प्रदेश में जो हम पहले बताए थे साइबर थाने हर जनपद में बनाए गए हैं। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों को भी प्रदेश के अंदर गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर इस दौरान अन्य इस क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म होने थे, केवल भर्ती ही नहीं होनी थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए उस प्रकार की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाना। आज प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 थी और आज हम कोई भी भर्ती करेंगे तो 30,000 रिक्रूट को एक साथ ट्रेनिंग की देने की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है। यानी हमने इसको 5 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि पहले की सरकारों की सोच संकीर्ण थी। उस संकीर्ण सोच से वे कभी उभर नहीं पाए थे और परिणाम हम सबके सामने है कि उसी संकीर्ण दायरे में कैद होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट पिछली सरकारों ने रखा किया था। आज उससे उभार करके इस प्रदेश को नए भारत के नए प्रदेश के रूप में और नए भारत की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर जाना जा रहा है। महोदय, औद्योगिक निवेश की जब हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे नेता विरोधी दल को बुरा लग जाएगा, ये कहेंगे कि वो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो मैं भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि काका हाथरसी ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए थे, भाग्यवाद पर अड़े हुए थे। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। काका हाथरसी ने ये बात मुझे लगता है कि पहले ही सोच समझ करके तैयार कर ली थी और महोदय इसीलिए हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। हमने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। आपका कोई लक्ष्य नहीं था तो कोई दृष्टि भी नहीं थी, इसीलिए दिशाहीन थे और इसीलिए प्रदेश को अपराध का, दंगों का, अराजकता का एक प्रदेश बना दिया था। नौजवानों के विश्वास को कुचलने का काम कर रहे थे, भर्ती में भाई भतीजा बात कर रहे थे और प्रदेश की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने पर उतारू थे। लेकिन आज प्रदेश का यह दृष्टिकोण बदला है और प्रदेश आज उससे उभर करके एक नए प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। महोदय, आज प्रदेश का औद्योगिक वातावरण किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए, इन्वेस्टर समिट कैसे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार
फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हुआ था। एक माहौल बना, लोगों में एक विश्वास था। और अध्यक्ष जी उस समय तो औद्योगिक विकास के मंत्री आप ही थे, और उस समय औद्योगिक विकास के मंत्री के रूप में आप भी इस बात को जानते थे कि जब हम लोग रोड शो में गए थे, देश और दुनिया का हर उद्यमी एक बात कहता था कि हम उत्तर प्रदेश न जाने का संकल्प लिए हैं, लेकिन जो अब उत्तर प्रदेश के बारे में सुन रहे हैं उससे थोड़ा एक विश्वास होता है, आने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़ा वेट करके आएंगे। हम लोग भी उस समय प्रयास कर रहे थे, और मुझे याद है जब आप पहले इन्वेस्टर समिट के बारे में आए थे कहने के लिए, तो उस समय हम लोगों ने इसी बारे में कहा था कि नहीं, हमें बड़े लक्ष्य लेकर के चलने चाहिए, बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये 25 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षा के अनुरूप ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना है। हर नौजवान के हाथ को कार्य देना है, हर किसान के खेत में पानी पहुंचाना है, उसकी फसल का अच्छा दाम उसे प्राप्त हो, और केवल उत्पादन तक सीमित न रहे बल्कि उसको हम मार्केट लिंक कर सके। इस दिशा से अगर हमें प्रयास प्रारंभ करने हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण की तरफ और उद्योग 4 की तरफ हमें जाना ही होगा, इंडस्ट्री 4 की तरफ हमें जाना ही होगा। और उस दिशा में इन्वेस्टर समिट सब जगह होते थे, लेकिन यूपी ने एक जो रेखा खींची है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, अब तक महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या तब भी कोई यहां आना चाहता था क्या? तब तो जो थे वे भी भागना चाहते थे, जो थे वे भी भागना चाहते थे। लेकिन आज देश और दुनिया का हर उद्यमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, आना चाहता है, निवेश करना चाहता है। और महोदय, 1 लाख, ये जो 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर जब उतरेंगे और उतरने प्रारंभ हुए हैं, तो महोदय 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर वह स्थिति आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया है। महोदय, 2017 के पहले एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे सड़कों की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग तो क्या कहते थे, जहां से अंधेरा प्रारंभ हो समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई साइकिल, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो गया है। आज आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कहीं भी नेता प्रतिपक्ष भी सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं बहुत बार। आज उनको भी लगता होगा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब सड़कों पे चलते होंगे तो उनको भी अच्छा लगता होगा। और खैर, शिवपाल जी तो सड़क मार्ग से ही चलते हैं और धन्यवाद देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि बहुत अच्छी सड़क हो गई है, अच्छी सड़क हो गई है। और कहते हैं कि मुझे सपोर्ट, वो कहते हैं बेचारे कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, नहीं तो मैं भी ऐसे चाहता था लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा कि जब बचपन में ही गलत राह दिखाने का काम आपने किया है तो अब भाई आप लगाएंगे बबूल का पेड़ तो आम कहां से आएगा? तो मैं अक्सर उनको कहता हूं इस बारे में। लेकिन महोदय, आज मुझे बताते हैं प्रसन्नता, एक्सप्रेस हाईवे, मुझे आश्चर्य होता है सप्लीमेंट्री डिमांड्स को ठीक ढंग से संभवतः नेता प्रतिपक्ष ने पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा होता तो संभवतः इतनी हल्की बातें यहां पे नहीं करते। हमने सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जो मांग, नई मांग की है, वह सप्लीमेंट्री डिमांड्स में परंपरागत बजट के लिए पैसे की मांग नहीं होती है, नई मांग के लिए पैसे की मांग होती है।
और इसमें गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पैसा मांगा है, और वह भी टेंडर के दौरान जीएसटी 12% थी, इसका रेट बढ़कर के 18% हुआ है, उसके लिए पैसा मांगा गया है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, और लखनऊ कानपुर या किसी भी अन्य एक्सप्रेसवे के लिए पैसा नहीं मांगा गया है। यह गंगा एक्सप्रेसवे का पैसा है। मुझे लगता है ये जानकारी उनके संज्ञान में होनी चाहिए। और दूसरा, उनके संज्ञान में ये बात भी होनी चाहिए कि जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, 6000 करोड़ रुपए का बन रहा है। मुझे लगता है कि उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। 6000 करोड़ का नहीं है, बल्कि कुल 3500 करोड़ रुपए का है। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेसवे उन क्षेत्रों से होकर जा रहा जो लो लैंड का एरिया था। दूसरा, उससे दूसरा अच्छा मार्ग वह संत कबीर नगर को भी जोड़ रहा है, अंबेडकर नगर को भी उसके साथ जोड़ता है। मुझे लगता है कि थोड़ी भौगोलिक जानकारी भी लेनी चाहिए। भौगोलिक जानकारी का ज्यादा ज्ञान ले लेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हल्की बातों को यहां बोलने से उनको भी थोड़ा परहेज होगा। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर आज एक्सप्रेसवे के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, बुंदेलखंड क्षेत्र भी हमारा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। पश्चिम को पूरब से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले हम इस एक्सप्रेसवे के कार्य को पूरा कर सकें। इसके बारे में हमारा पूरा प्रयास है कि इस कार्य, और ये देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट में लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई, लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई ये तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वाराणसी में 100 एकड़ क्षेत्र में देश का पहला फ्रेट विलेज की स्थापना की कार्रवाई भी हो रही है। और प्रदेश में आज यमुना एक्सप्रेसवे में फिल्म सिटी, ट्राई सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, ये सभी विकसित हो रहे हैं। तो लखनऊ हरदोई के बीच में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की कार्रवाई को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल पार्क जहां पे एक लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल का एक हब बनेगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोलेगा। उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य होगा। और महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मूल बजट में जो प्रावधान किया था उस पर कभी नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उनका विषय भी नहीं हुआ, उनकी रुचि का विषय भी नहीं, लेकिन जो हम लोग मध्यांचल और बुंदेलखंड की दृष्टि डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र नया स्थापित करना चाहते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को स्थापित होने में 46-47 वर्ष लगे। कुल 33,000 एकड़ लैंड में वह स्थापित हो पाया। आज महोदय, बीडा, झांसी, बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की कार्रवाई को सरकार ने आगे बढ़ाया है और ये पहले ही चरण में 35,000 एकड़ क्षेत्रफल में बसने जा रहा है। यहां पे हम एक एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं, 4 लेन की कनेक्टिविटी भी देने जा रहे हैं। ये आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिकीकरण की तरफ प्रदेश को यह एक नई पहचान देता है। मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहे हैं। अभी सितंबर माह में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। एमएसएमई प्रदेश की जो पहचान थी, प्रदेश जिस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, जो प्रदेश की पोटेंशियल थी, आज उस ट्रेड शो का आयोजन होता है। 70,000 बायर्स उस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे।
4 लाख लोगों ने उस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की थी। आज ये उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। प्रदेश में एमएसएमई की हमारी नई पॉलिसी आ चुकी है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। महोदय, आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट में स्थापित करने वाले जो हमारे उद्यमी हैं, कामगार हैं, उन सबको एक दुर्घटना बीमा योजना से 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना भी उनको उपलब्ध कराई है। देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास हैं, उनके पास सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने उन्हें आज प्रदेश के अंदर यह भी व्यवस्था दी है, तो साथ साथ अपने कामगार और हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग उन्हें प्रशिक्षण और टूल किट की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आज हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रदेश के अंदर लोगों की अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध करवाने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वीआईपी कल्चर समाप्त किया है। कुछ वीआईपी कल्चर समाप्त करने की पीड़ा भी नेता प्रतिपक्ष की होगी।